साथियों नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कमल जी क्लासेस में। आज हम वीडियो के माध्यम से डिस्कस कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना के विषय में। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और आज इस टॉपिक के अंतर्गत हम कवर कर रहे हैं 27 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं में आने की भी प्रबल संभावना है। तो यह सारे के सारे क्वेश्चन NCERT बेस्ड हैं, NCERT की बुक से तैयार किए गए हैं, तो आपकी स्टडी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है, हम भारत के लोग बी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग संविधान में कहाँ किया गया है। ये बहुत बार पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका जो आंसर रहेगा, मैं ऑप्शंस को डिस्कस नहीं करूँगा, सीधे आंसर पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी। संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रारंभ हम भारत के लोग शब्दों से प्रारंभ होता है। इसका अर्थ है कि संविधान का मूल स्रोत भारत की जनता है तथा वही समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु है और वह किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन संख्या 2 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। उद्देशिका में भारत के संविधान निर्माताओं का मत जो है वो प्रतिबिंबित होता है। यहाँ से हमें पता चलता है कि वो किस उद्देश्य को दृष्टिगत हमारे संविधान की उन्होंने रचना की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार पूछा गया है। तो प्रश्न संख्या 3 का जो राइट आंसर होगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इट इज़ एक्सपेक्ट टू कम इन द नेक्स्ट एग्जामिनेशंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 जो कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, पहला, भारत में लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। दूसरा, भारत एक प्रभुत्व संपन्न राज्य है। तीसरा, भारत में लोकतांत्रिक समाज है। और चौथा, भारत एक कल्याणकारी राज्य है। अब कूट से हमें बताना है कि इसमें से कौन कौन से कथन सत्य हैं। तो एक बार कथनों पर विचार पुनः कीजिए। भारत में लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, बिल्कुल राइट है। भारत एक प्रभुत्व संपन्न राज्य है, बिल्कुल राइट। भारत में लोकतांत्रिक समाज है, राइट। और भारत एक कल्याणकारी राज्य है, राइट। तो हमारे सभी पॉइंट सही हैं, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। 1, 2, 3 और 4 जो भी हमारे पॉइंट्स दिए गए हैं, कथन दिए गए हैं प्रश्न संख्या 4 में, वो सभी के सभी सत्य हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसकी आगे व्याख्या की गई है। कहाँ की गई है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या 5 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्श एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसकी व्याख्या मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्यों में की गई है। और यही पार्ट जो है वो हमारा संविधान का आधार और संविधान का ढांचा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहा था। वेरी इंपॉर्टेंट। तो यह जो कथन है हमारा, यह कहा गया है ऑप्शन नंबर ए अर्नेस्ट वेकर के द्वारा।
जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर अम्बेडकर या नेल्सन मंडेला के द्वारा नहीं कहा गया, ये कहा गया है अर्नेस्ट बेकर के द्वारा। कई बार पूछा गया है, इसको ध्यान रखिए। अर्नेस्ट बेकर ने कहा था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान की कुंजी नोट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो प्रश्न संख्या 7 का जो राइट आंसर है वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ग्रेनविले ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद की संज्ञा दी थी। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 8, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये है प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 9, जो कहता है सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत कहलाता है। तो सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जो है वो कहलाता है सार्वभौमिकता का। यहाँ पे समष्टिवाद, समाजवाद या अंतःक्रियावाद नहीं होगा, सार्वभौमिकता का सिद्धांत कहलाता है। प्रश्न संख्या 9 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, जो कहता है भारतीय गणतंत्र की प्रकृति किस प्रकार की है? तो भारतीय गणतंत्र की जो प्रकृति है वो है हमारी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, तंत्रात्मक गणराज्य। यह प्रकृति हमारे भारतीय गणतंत्र की है और इसका जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उद्देशिका में किया गया है। कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो प्रश्न मैं आगे इसमें डिस्कस करने वाला हूँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन संख्या 11, जो कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, लोक कल्याण यह हमारे संविधान की उद्देशिका में नहीं है। तो प्रश्न संख्या 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न ये सभी शब्द हमारे भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना में है, लेकिन लोक कल्याण शब्द का जिक्र नहीं है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 12, जो कहता है निम्न में से धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ क्या है? तो इसका जो सही अर्थ है वो ये है, सभी धर्म समान हैं और उन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त है। हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी लगभग 7 धर्मों के लोग निवास करते हैं, लेकिन भारतीय संविधान के अनुसार हमारे देश की जो सरकार है, कानून है, उसकी दृष्टि में सभी धर्म समान है और सबको बराबर संरक्षण सरकार के द्वारा प्रदान किया जाएगा, ऐसा हमारे भारतीय संविधान में उल्लेख किया गया है और संविधान के अनुसार ही सरकार का अनुसरण करना पड़ता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, जो कहता है संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द पंथ निरपेक्ष का अर्थ है। पंथ निरपेक्ष का भाई क्या अर्थ है? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता है। वो अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से जिस पंथ को, जिस धर्म को अपनाना चाहे, जिसको फॉलो करना चाहे उसको कर सकते हैं। इसमें किसी भी व्यक्ति या किसी संस्था द्वारा उसके भारत के नागरिक पे दबाव नहीं बनाया जाएगा, ऐसा पंथ निरपेक्ष शब्द का अर्थ है, हमारी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन संख्या 14, जो कहता है भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है? तो यह घोषणा जो हमारी की गई है संविधान की प्रस्तावना में की गई है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है जो किसी विशेष पंथ को या धर्म को प्रोत्साहन नहीं देगा। उसकी नज़र में, उसकी दृष्टि में, सरकार की दृष्टि में सभी पंथ और सभी धर्म एक समान हैं। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 15,
जो कहता है प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है वो क्या कहलाता है। तो प्रश्न संख्या 15 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, लोकतंत्र कहलाता है। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है वह लोकतंत्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, बेरूबाड़ी मामला किस वर्ष से संबंधित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, किस वर्ष से संबंधित है। तो प्रश्न संख्या 16 का राइट आंसर रहेगा 1960। बेरूबाड़ी मामला 1960 से संबंधित है। इसके विषय में बात किया जाए 1960 में बेरूबाड़ी संघ मामले में यह प्रश्न उठाया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। तब सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 ईस्वी में बदल दिया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। इसमें संशोधन हो सकता है, लेकिन संसद संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन किए बिना ही संशोधन कर सकती है। ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था। और भारतीय जीवन बीमा निगम मामले 1995 में भी सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, लेकिन जो बेरूबाड़ी मामला 1960 में था उसने माना था कि संविधान का अंग प्रस्तावना नहीं है। तो ये इसकी व्याख्या थी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है 17वां, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़े गए। यहाँ पूछा गया है किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए। तो ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जो आया था उसमें जोड़ा गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष, सेकुलर और अखंडता इंटीग्रिटी शब्दों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी में जोड़ा गया। इसके द्वारा भारतीय संविधान में व्यापक परिवर्तन किया गया। इस संविधान से 2 नए अध्याय 4 क और 14 क और 9 नए अनुच्छेदों को जोड़ा गया तथा 52 अनुच्छेदों में संशोधन किया गया और इसीलिए 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान की संज्ञा भी दी जाती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 जो कहता है निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सम्मिलित नहीं है। तो विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विश्वास की स्वतंत्रता। तो यहाँ विचार की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वर्णित है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता वर्णित नहीं है। तो प्रश्न संख्या 18 का जो राइट आंसर होगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 जो कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है। तो संपूर्ण, प्रभुत्व, संपन्न लिखा गया है, समाजवादी लिखा गया है, लोकतंत्रातांत्रिक इसका भी वर्णन है, लेकिन राष्ट्र निरपेक्ष इस शब्द का उल्लेख नहीं है, बल्कि यहाँ पे पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 20 जो कहता है के एम मुंशी का संबंध किससे है। तो प्रश्न संख्या 20 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, संविधान की प्रारूप समिति से के एम मुंशी का संबंध है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21 तो कहता है अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है। तो प्रश्न संख्या 21 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 42वें संविधान संशोधन
अधिनियम 1976 के द्वारा ही एक बार ही भारत की उद्देशिका में परिवर्तन हुआ है। इसके बाद में कोई भी परिवर्तन या संशोधन नहीं किया गया है। तो प्रश्न संख्या 21 का जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 22, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रश्न संख्या 22 का जो राइट आंसर होगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है भारतीय संविधान की उद्देशिका में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, जो कहता है भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। कब किया गया था भाई? तो ये था आपका ऑप्शन नंबर सी, 42 में संशोधन द्वारा 1976 ईस्वी में किया गया था भारत के संविधान की उद्देशिका में संशोधन। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 24, जो कहता है भारत के संविधान के उद्देश्यों में सम्मिलित आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है। तो यह आपका उपबंध किया गया है उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, जहाँ पे आर्थिक न्याय की बात की गई है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 25, कहता है निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। तो यह हमारा जो है भारत की संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करती है। तो प्रश्न संख्या 25 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 26, जो कहता है निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र की जन कुंडली कहा है। तो यह कथन जो है वो KM मुंशी ने दिया है, जो प्रारूप समिति के सदस्य थे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 26। और आइए बढ़ते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 27, भारतीय संविधान में निहित सामाजिक समता का क्या अर्थ है। तो भारतीय संविधान में निहित सामाजिक समता का जो अर्थ है वो यह है कि समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति ही सामाजिक समता के अर्थ को प्रतिबिंबित करती है। तो फ्रेंड्स, ये भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण 27 प्रश्नों को मैंने इसमें डिस्कस किया। सारे के सारे प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं, जिनके आगामी परीक्षाओं में आने की प्रबल संभावना है। आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक वॉच कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पर यदि आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी स्टडी को बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।